नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। क्या शिक्षा की पाठशाला अब सियासत की पाठशाला बन चुकी है? उत्तर प्रदेश के गांव-गांव समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशालाएं खुल रही हैं और इन पाठशालाओं में बच्चों को अब ए फॉर एपिल की जगह ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, बी फॉर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पढ़ाया जा रहा है, सी फॉर चौधरी चरण सिंह पढ़ाया जा रहा है और एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जा रहा है। सहारनपुर से लेकर कानपुर तक ये नए किस्म की शिक्षा और सियासत का मेल बीजेपी के गले उतर नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी बच्चों की मासूमियत को अपने राजनीतिक एजेंडे का जरिया बना रही है। कानपुर में तो एक पीडीए पाठशाला पर पुलिस की सख्ती सामने आई और एफआईआर भी कर दी गई। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सफाई दी कि सरकारी स्कूलों में पेयरिंग योजना के तहत स्कूल 1 किलोमीटर से दूर नहीं होंगे और जो स्कूल खाली होंगे उन भवनों का उपयोग बालवाड़ी के लिए किया जाएगा, जिसमें बच्चों की पाठशालाएं खोली जाएंगी। जो शुरुआती पढ़ाई होती है इन बालवाड़ियों में होगी। इसके लिए 18,000 अनुदेशकों के पद भी निकाले गए हैं, जिनका वेतन 40,000 रुपये होगा, ऐसी जानकारी भी है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को बुनियादी सवाल हैं उनसे जोड़ रहा है। क्या यूपी में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासी चश्मा इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ये पढ़ाई है या वोट की तैयारी है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, संजय सिंह ने स्कूल के मर्जर को बड़ा मुद्दा बनाया है और शिक्षकों की कमी को भी निशाने पर लिया है। ये नेता शिक्षा और स्वास्थ्य के मसलों पर सरकार को घेर रहे हैं। आज मंथन में बड़ा सवाल यही कि पीडीए की पाठशाला बच्चों के भविष्य की तैयारी है या राजनीति का नया मोर्चा? क्या शिक्षा अब सियासी हथियार बनती जा रही है और क्या सरकार विपक्ष के इन आरोपों का ईमानदारी से जवाब दे पा रही है? बच्चों से राजनीति बच्चों को राजनीति से दूर रखने वाले जो सलाह है उसे अखिलेश यादव मौके पर देते रहे और खुद भी बच्चों को राजनीति की किताब पढ़ा रहे हैं, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी का है। सपा की पीडीए पाठशाला में ए फॉर एपिल की जगह ए फॉर अखिलेश, जैसा मैंने बताया, उनके परिवार के लोगों का नाम लिया जा रहा है। राजनीति में अब मासूमों को मोहरा बनाया जा रहा है, क्या ये सवाल उठता है? क्या ये शिक्षा या सियासी प्रचार है जो गांव-गांव पीडीए पाठशालाएं खुल रही हैं? मंथन में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जी अच्छे हैं, वो बुरे हैं। हमें तो आज तक ये पता था कि वो बुरे में अच्छा हूं। बच्चों से राजनीति नहीं करानी। ये राजनीति बड़ा खराब खेल है। कब किसकी लॉयल्टी बदल जाए, कब किसका स्वार्थ सामने आ जाए। स्वार्थ और परिस्थितियों से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। तो सुना आपने, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों को राजनीति में न घसीटें। राजनीति बड़ा खराब खेल है, लॉयल्टी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों से बच्चों को राजनीति में न घसीटने की सलाह दी। अखिलेश का ये बयान तब आया था जब गोरखपुर की एक छात्रा को उन्होंने ये कहते सुना कि योगी जी अच्छे हैं। बच्चों को राजनीति में न घसीटने की बात करने वाले अखिलेश यादव खुद बच्चों को राजनीति में खींच लाए हैं। यूपी में सियासी लड़ाई के बीच अखिलेश यादव ने उन मासूम बच्चों को ढाल बनाया है जो अभी तक ABCD पढ़ना भी नहीं सीख पाए।
समाजवादी पार्टी ने गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए पीडीएफ पाठशाला खोल दी। बात यहीं तक रहती तो भी ठीक था, लेकिन सपा के कार्यकर्ताओं ने पीडीएफ पाठशाला में सियासी एबीसीडी की पढ़ाई करानी शुरू कर दी। सहारनपुर से आए इस वीडियो को देखिए। यहाँ बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब आम्बेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, तो डी फॉर डिम्पल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह पढ़ाया जा रहा है। सहारनपुर में लगी पहली पीडीएफ पाठशाला में फरहाद आलम छात्रों को ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश पढ़ाते नजर आए। समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम ने अपने घर में बाकायदा पीडीएफ पाठशाला का फ्लैक्स भी लगवा रखा है। दर्जनों बच्चों को इकट्ठा कर वो पढ़ा रहे हैं। सपा नेता ने बच्चों को ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल तो पढ़ा दिया, लेकिन उसके आगे उनकी गाड़ी फंस गई। सरकार चाहती है कि न शिक्षा रहेगी न सवाल होंगे, क्योंकि शिक्षा जो है सवाल को जन्म देती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कोर्ट का आदेश जो आया है उसको सरकार मानते हुए स्कूल खोलने का काम करे, और नहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ स्कूल बंद होंगे वहाँ पीडीएफ पाठशाला खोलकर बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। सहारनपुर की तरह ही कानपुर की बिल्हौर में सपा नेता रचना सिंह ने पीडीए की पाठशाला खोली और सियासत ने बच्चों को ढाल बना लिया। प्राथमिक विद्यालय के सामने बच्चों को स्कूल की ड्रेस में बुलाया और फिर सियासत का छोटा आ बड़ा आ पढ़ाना शुरू कर दिया। सियासत की पाठशाला में एबीएसए की भी एंट्री हुई। सियासत गरमाई तो आरौल थाने में लिखे शिकायती पत्र देकर सपा नेत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। खंड शिक्षा अधिकारी बिल्हौर द्वारा कल थाना आरौल पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें श्रीमती रचना सिंह गौतम के विरुद्ध कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा बच्चों के मध्य भ्रम फैलाया जा रहा है कि विद्यालय बंद होने वाले हैं, और इसी तरह सोशल मीडिया पर विभाग की छवि धूमिल करने आदि के आरोप अंकित किए गए हैं। उक्त प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की योजना पर राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश सरकार के अनुसार यह कदम छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए था, लेकिन सपा कांग्रेस के साथ दूसरे दलों ने इसे गरीब बच्चों के खिलाफ बताया, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ पाठशाला शुरू कर दी, जिसके तहत पार्टी नेता अलग अलग जिलों में क्लास लगा रहे हैं और बच्चों से सियासी नारे भी लगवा रहे हैं। संघर्ष करो। अभी ये हम लोग तो अभी ये अगर आई है तो तुम लोग आगे और लड़ाई है। अभी ये अगर आई है, पीडीए की नई एबीसीडी को लेकर अखिलेश यादव इसे बड़ी जीत बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, स्कूल मर्जर का फैसला वापस लेना होगा। पीडीए पाठशाला आंदोलन की महाजीत है। शिक्षा का अधिकार अखंड होता है और रहेगा। शिक्षा विरोधी भाजपा की ये नैतिक हार है। बता दें कि यूपी की राजनीति में पीडीए का अर्थ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से है। यह समाजवादी पार्टी की एक राजनीतिक रणनीति है। सियासत में अखिलेश पिछड़े, दलित और मुस्लिमों को सत्ता की सीढ़ी बनाकर सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन सियासत में मासूम बच्चों को सीढ़ी बनाना कहां तक सही है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो कुल मिलाकर विपक्ष ने गांव-गांव पीडीए प्रयोगशालाएं, पाठशालाएं, प्रयोगशालाएं। चर्चा का विषय भी यही है कि पीडीए प्रयोगशालाएं क्या सियासी प्रयोगशालाएं हैं? जो पाठशाला हैं वो क्या सियासी प्रयोगशाला हैं? और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि ये सियासी प्रयोगशाला हैं, अखिलेश यादव बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल
उठा क्यों? अखिलेश यादव को ये करने का मौका किसने दिया? आज ये सवाल भी हम इस कार्यक्रम में पूछेंगे। तो हम ये सवाल पूछेंगे कि ये स्थितियां परिस्थितियां क्यों बनी और क्या जानबूझकर बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार ने ये विपक्ष को मौका दिया है इन स्कूलों के मर्जर की योजना लाकर। बाद में इसे करेक्ट किया गया। 2 दिन पहले ये बताया गया कि नहीं, संदीप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बेसिक शिक्षा मंत्री, और उन्होंने इस बाबत सारी चीज़ों को रखा। मैं एबी सहयोगियों से अपने कहूँगा कि एक बार संदीप सिंह को भी हम इस कार्यक्रम में सुनाएं तो स्थिति और स्पष्ट होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे परिचय कराते हैं। मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए। केसी जैन साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह संयोजक अपना मोर्चा से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और नवीन श्रीवास्तव बबलू हमारे साथ अपना दल एस के नेता के रूप में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज इस कार्यक्रम में उन राजनीतिक दलों और नेताओं को भी हमने आमंत्रित किया है। अपना दल एस भी पिछड़ों की राजनीति करता है, शोषित पीड़ितों की राजनीति करता है, और अपना मोर्चा जो अपना दल एस का ही एक स्प्लिट हुआ एक बड़ा हिस्सा है, वो भी इसी पर बात करता है और ये आरोप लगाता है कि जो दल ओबीसी की लड़ाई के लिए बने थे वो दल अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। संदीप सिंह उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर, मर्जर पर, पेयरिंग पर क्या बात कही थी वो सुन ली जाए। आज बेसिक शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पिछले 8 में और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की उनसे प्रेरणा लेते हुए जिस तरह से हम सब लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में कार्य किया है, अपने विद्यालयों में पठन पाठन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से हम सब लोगों ने प्रयास किए हैं, मुझे लगता है कि आज बेसिक शिक्षा विभाग की स्थिति अगर हम आज से 8 वर्ष पहले से तुलना करेंगे और आज के परिषदीय विद्यालयों से अगर हम तुलना करेंगे तो उसकी स्थिति आज जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। आज परिषदीय विद्यालयों में हम हर एक मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। कार्य किया जा रहा है कि हर एक बच्चे को जो उसके लिए शिक्षा का अधिकार, हर एक बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको उपलब्ध कराने के लिए हर एक सुविधा हर एक बच्चे तक सरकारी स्कूल के माध्यम से हम सब लोग उपलब्ध कराएं। इस दिशा में हम सब लोगों ने बहुत तेजी से कार्य किए हैं। तो संदीप सिंह यही कहते रहे कि 7 वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर उनकी जो बातें हैं ये है कि स्कूल 1 किलोमीटर से दूर नहीं होगा, बालवाड़ी खुलेंगी, मर्जर से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पेयरिंग है, स्कूल समाप्त नहीं किए जा रहे हैं, इस तरीके की बातें कही। और अखिलेश यादव ने इसे पीडीए की जीत बताया और कहा सरकार घुटनों पर आ गई है। उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट भी किया, सोशल मीडिया हैंडल्स पर उन्होंने इसको बहुत प्रमुखता से रखा है। इस बीच हमारे साथ SC ST OBC मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर ओम सुधा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों को एक बार फिर से स्वागत, धन्यवाद और आभार। चर्चा की शुरुआत ब्रजेंद्र प्रताप सिंह से करेंगे। अपना मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, ये पीडीए विद्यालय गांव-गांव खुल रहे हैं या खुल गए हैं, और उसके बाद फिर अब एक दौर ये शुरू हो गया है कि जहां पीडीए विद्यालय है
उसमें मुकदमा लिखा दो, कार्रवाई कर दो। ये एक दौर शुरू हो गया है। और मुद्दा तब बना जब सहारनपुर के एक विद्यालय में पढ़ाया जा रहा कि F.R. अखिलेश यादव, B.Pharm बाबा साहेब अम्बेडकर, तो इस तरीके की जो ABCD पढ़ाई जा रही है, C.Pharm चौधरी चरण सिंह और M.Pharm मुलायम सिंह यादव, तो इससे भी सरकार को, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, माफ़ कीजिएगा, ऐतराज है। और क्या ये बच्चों के साथ राजनीति करना नहीं हुआ? ये बच्चों की आड़ में राजनीति करना नहीं हुआ? ब्रजेंद्र प्रताप। दुर्गेन जी, आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की स्थितियां हैं, जो बेसिक स्कूलों के हालात हैं, हमको चर्चा करनी चाहिए थी। गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता, उत्तर प्रदेश के स्कूलों की पढ़ाई लिखाई देश में किस स्थिति में है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा मौका दिया है कि खुद विपक्ष उनको घेरने की स्थिति में आ गया। पीडीए पाठशाला पूरे प्रदेश में नहीं खोली हैं, कुछ 2-4-6 जगह इन लोगों ने ये अभिनय किया है पीडीए पाठशाला खोलें। और ये मौका भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री ने इनको दिया है। जो विपक्ष कर रहा है वो सकारात्मक बात नहीं है। पीडीए पाठशाला में कौन विद्यार्थी आ रहे हैं, किन लोगों के बच्चे वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं और कितनी दिन कौन पढ़ा रहा है, ये सब सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये शुद्ध रूप से सियासी बात है, शुद्ध रूप से सियासत हो रही है। इसमें सरकार का जो पक्ष था वो भी अच्छी तरीके से सामने नहीं आ पाया। मुझे लगता है कि दुर्गेन जी, जिस तरह से किसान आंदोलन के वक्त भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ये कह रही थी कि हम किसानों को ढंग से बात समझा नहीं पाए, उसी तरह से इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो और उनका पूरा तंत्र फेल साबित हुआ है। इन्होंने जो बातें कही कि हम स्कूलों का मर्ज करने जा रहे हैं या पेन करने जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, जब विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग जाता है तब ये बताने की स्थिति में आ पाते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, उनका मंत्रालय, उनकी महानिदेशक जो स्कूल शिक्षा हैं और जो बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं, इन सब के बीच तारतम्य नहीं है। इन सब के बीच अंदर खाने बड़े जोरदार युद्ध चल रहे हैं और उस युद्ध का परिणाम यह है कि जो मुख्यमंत्री चाहते हैं उसका उलट हो जाता है। और उसके बाद फिर अखिलेश यादव राजनीति से क्यों चूके? अखिलेश यादव के कार्यकर्ता अपने नेता के सामने अपना नाम अच्छा करने के लिए, जय जयकार करने के लिए F.R. अखिलेश पढ़ाएंगे, D.Pharm डिम्पल पढ़ाएंगे, तो उनको कौन रोकेगा और क्यों रोकेगा कोई? इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री को देना चाहिए कि वो कर क्या रहे थे। वो पहले दिन क्यों नहीं आए प्रेस के सामने? उन्होंने योजना क्यों नहीं बनाई? मंत्री जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ब्रजेंद्र, 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन बहुत कुछ स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। अभी स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो मंत्रालय है, बेसिक शिक्षा परिषद की जो स्थितियां हैं दुर्गेन जी, बीते कई वर्षों से बहुत बिगड़ी हुई हैं। उनका जो मंत्री है, उनका जो सेक्रेटरी है, उनका जो स्कूल शिक्षा का महानिदेशक है, ये तीनों पद बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये अपने मंत्री को ही मंत्री नहीं मानते। अभी स्कूल की एजुकेशन की गुणवत्ता पर सवाल उठ सकता था, लेकिन ये नहीं बता पाए कि हम स्कूलों में बच्चे कितने हैं। आज संदीप सिंह ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे के स्कूलों को हम क्लब करेंगे, पेयर करेंगे। ये बातें पहले दिन बताते। स्कूलों में अभिभावक संघ होता है दुर्गेन जी। सरकार कोई फैसला लाने वाली है, कोई अच्छा सुधार करने वाली है या कोई दंड लगाने वाली है तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन की बैठक बुला लेते, वहां का प्रधान आता, प्रधान भी शिक्षा समिति में होता है, पूरे गांव के लोगों को पता लग जाता है कि सरकार करना क्या चाहती है। लेकिन सरकार अपनी बात नहीं कह पाई। अब ऐसी स्थिति में अगर किसी स्कूल के किसी गांव के बच्चे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बुला लेते हैं और वहां वो अखिलेश के नाम पर से अखिलेश पढ़ा रहे हैं
कल वो आ से आजम खान भी पढ़ाएंगे, तो इसमें हैरत की कौन सी बात? ठीक बात है, ठीक बात है। केसी जैन मुझे लगता है कि अभी अदृश्य हो गए हैं फ्रेम से, तो मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों से राजनीति पीडीए की पाठशाला या सियासी प्रयोगशाला, आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले अपना मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार अपनी बात बता नहीं पाई, स्पष्ट नहीं कर पाई। अभिभावक संघ भी होते हैं, बहुत सारा तंत्र होता है। बेसिक शिक्षा मंत्री वहाँ का जो पूरा तंत्र है वो फेल साबित हुआ है। उसने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे ये एक माहौल ना बने। और इस जो माहौल बना तो विपक्ष का काम क्या है? हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते थे अखिलेश यादव। उन्होंने पीडीए कार्ड खेल दिया पाठशाला में भी। संदीप सिंह ने जो स्पष्ट किया है, जो सफाई दी है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट हम आपको सुनाते हैं। क्या कहा उन्होंने? लगातार पिछले एक माह से चल रही है और इस पे लगातार पूरे प्रदेश भर में सभी विभिन्न जनपदों में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के स्तर पे, जिलाधिकारियों के स्तर पे, जिला के बीएसएस के स्तर पे, सीडीओस के स्तर पे लगातार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं। और जिसपे पेयरिंग को बच्चों के हित के लिए, बच्चों के हित के लाभ के लिए ही इसको किया जाए, इसको हम सब लोग पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो विद्यालय कम बच्चों वाले, कम छात्र संख्या के विद्यालय थे, जहां पे शिक्षकों की उपलब्धता कम थी, जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने की वजह से या छात्र संख्या कम है, शिक्षक वहां पे अधिक उपलब्ध हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें थी उन सारी चीजों को मॉनिटर किया गया। उसके बाद में ये पेयरिंग का जो निर्णय है इसको लेकर के हम सब लोगों ने स्कूल की पेयरिंग को प्रारंभ किया। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहां पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकें। डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्जर करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है। अब ये बात अब कही जा रही है जब पूरा हल्ला मच गया, पीडीए पाठशालाएं गांव-गांव खुलने लगी, माहौल बनने लगा और लगा कि ये नुकसान हो जाएगा कहीं ना कहीं अभी और आगे का मतलब 2027 में। तब अभी तक ये हो रहा था कि कहीं भी मर्ज कर दो, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक के मर्जर की सूचनाएं आ रही थी। कितनी सही है कितनी गलत है इस पर हम नहीं जा रहे। और तमाम लोगों के खिलाफ अफवाह फैलाने के मुकदमे भी दर्ज हुए। अभी एक मुकदमा पीडीए पाठशाला चलाने वाली एक समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता के खिलाफ लिखा गया है कानपुर के बिल्लौर में कि वो इस बात की अफवाह फैला रही थी कि ऋचा सिंह नाम है उनका, रचना सिंह माफ़ कीजिएगा उनका नाम है, और रचना सिंह के खिलाफ ये मुकदमा लिखा गया कि वो अफवाह फैला रही थी कि स्कूल बंद हो जाएगा। तो अब इस तरीके की भी दृश्य देखने को मिले। ये बात अगर पहले ही मंत्री जी कह देते या जो अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार कह देते या और लोग कह देते आके, तो मुझे लगता कि विपक्ष को मौका नहीं मिलता। और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं तो सुधार तो बाद ही में हुआ हल्ला मचने के बाद, जैसा संदीप सिंह भी इस बात को कह रहे हैं। केसी जैन, बृजेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि भाई मंत्री जी, विभाग ये बता ही नहीं पाए लोगों को, हल्ला मचता रहा, छात्राएं फूट फूट कर रोने लगी, छात्र रो रहे हैं, अभिभावक छाती पीट रहे हैं। केसी जैन जी दुर्गेश जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए दुर्गेश जी, लंबे समय से इस चीज को लेकर के चर्चा चल रही है और करीब 1 साल पहले आया। 1 साल के अंदर तमाम सारी मीटिंगें हुई, बैठकें हुई, अधिकारियों से बातचीत, स्कूल
का पूरा की पूरा निरीक्षण किया गया, सर्वे हुए और ये देखा गया कि अगर 1 किलोमीटर के पास आसपास में 2 विद्यालय है, एक विद्यालय ऐसा है जहाँ पे बच्चों की संख्या 100, 200, 250 है और एक विद्यालय में केवल 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, 2 टीचर 3 टीचर हैं और ना तो टीचर आते हैं ना बच्चे आते हैं, पता चल रहा है किसी एक जैन बच्चा आ केवल रहा है, बोलेंगे, 2 बाकी बच्चा लोग आ रहा है, माइक बंद करें क्योंकि टीचर आ रहा है, हमिंग आ रही, डिस्टरबेंस हो रहा है। प्लीज किसी जैन साहब जरा देखिए, आपके माइक से हमिंग आ रही है तो आपकी ही आवाज डिस्टर्ब हो रही है, देखिए कृपया। जी जी बोलिए। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें देखी गई, तभी जो है इस तरीके का निर्णय लिया गया और ये निर्णय इन चीजों को ध्यान में रख के लिया गया कि जो संसाधन है उनका अच्छा उपयोग हो और जब बच्चे कम होते हैं, 1-2 बच्चे होते हैं तो बच्चे स्कूल आते भी। बच्चों को क्या होता है, बच्चों की दोस्ती होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, 4th 5th तक छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ज्यादा जब संख्या होती है इनको भी रुचि होती है और वहाँ माहौल भी अच्छा होता है। 2 बच्चों में क्या माहौल बनेगा, एक फर्स्ट का है एक 4th का है, बीच के 2nd और 3rd के बच्चे ही नहीं कोई। तो इस तरीके की चीजों को ध्यान में रख करके ही इस तरीके का निर्णय लिया गया। लेकिन रही बात स्पष्टीकरण की कि माननीय मंत्री जी का अब स्पष्टीकरण आया है, संदीप जी का, तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं, सरकार भी इन चीजों को लगातार स्पष्ट कर रही है, लेकिन जो बात हो रही है कि मुकदमेबाजी हो रही है, देखिए मुकदमा इसलिए नहीं हो रहा है कि आप कहीं पे क्लास लगा रहे हैं, कहीं पे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्यूशन पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, क्लास चलाइए, लेकिन जो भ्रम फैलाया जा रहा है और भ्रम के साथ साथ बच्चों का जो इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के रूप में, बच्चों को जो मानसिक विकलांग बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मानसिक गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ए फॉर अखिलेश का क्या मतलब भाई, ए फॉर आप एपीजे अब्दुल कलाम भी पढ़ा सकते थे, डी फॉर डिम्पल का क्या मतलब है, डी फॉर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी पढ़ा सकते थे आप, लेकिन ये परिवार को पढ़ाना है। परिवार में कौन कौन है, एम से मुलायम सिंह जी, डी से डिम्पल जी, ए से अखिलेश जी, यानी कि बच्चों को सिखा रहे हैं क्या कि समाजवादी पार्टी में कौन कौन नेता है, परिवार में कौन कौन है, उसकी शिक्षा दे रहे हैं। क्या ये जायज है, क्या ये कोई गार्जियन चाहेगा कि हम किसी की राजनीतिक हिस्ट्री जाने, कौन परिवार में कौन क्या कर रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन सांसद बनेगा, फिर बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल। अरे बड़े हो जाने दीजिए, 18 साल उम्र पूरी हो जाने दीजिए, फिर तो आप अपना छात्र सभा चला ही रहे हैं, जगह जगह पे आप अगस्त और जून जुलाई में आप कैंप लगाते ही लगाते हैं, एडमिशन के नाम पे वहां दलाली होती है, कैंप लगा करके छात्र सभा वाले करते हैं, तो तमाम सारी चीजें वो सब करिए, लेकिन 18 साल के बाद करिए, कम से कम बच्चों को वक्त दीजिए। राजनीति के नाम पर राजनीति करने के लिए इतने नीचे स्तर पे समाजवादी पार्टी गिर जाएगी, हमें लगता है इस तरीके का कार्य तो कभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी नहीं किया कि बच्चों को इस तरीके से इस्तेमाल किया हो। हाँ ये जरूर है कि राजनीतिक वोट के लिए, राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उन्होंने कहा भाई बच्चों से गलतियां हो जाती है, ये 2 चीजों में कहा, इसके पहले भी कहा था कि बच्चे नकल करते हैं, बच्चे नकल करते और नकल करना अपराध नहीं है, बच्चे तो हमारी नकल करते कि भाई मैं कुर्ता पैजामा पहनता हूँ, भी कुर्ता पैजामा पहनते, तो दूसरे कॉपी से नकल कर लिया। अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा है, एक कमजोर है, नहीं पढ़ पाया, पुर्ची से कर रहा है, डायरी रख के कर रहा है और गाइड रख के कर रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, कोई सजा नहीं होनी चाहिए, बच्चों को कोई कार्रवाई ना हो, बच्चे सारे के सारे पास हो जाए, पास होकर के शिक्षित विकलांग बनाने का काम समाजवादी पार्टी ठीक है। ठीक है जैन साहब मैं जवाब ले लेता हूँ, जैन साहब मैं जवाब ले लेता हूँ। नितेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत गंभीर आरोप है नितेंद्र जी आपकी पार्टी और आप पर, आपके नेताओं पर, कि एक तो अभी जैन साहब ने कहा कि शिक्षित विकलांग, शिक्षित अब तो दिव्यांग हो गया है विकलांग, तो शिक्षित दिव्यांग आप लोगों ने बनाया, नकल जो अध्यादेश था उस पर नेताजी ने फिर उसको ख़त्म भी किया और अब उस दुनिया में नहीं है नेताजी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ठीक है सब चलता रहता है। और अभी आपकी पार्टी, आपके नेता पर यह आरोप लग रहा है कि आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं बच्चे। जब अमूमन एफआर एपीएल इसलिए पढ़ाया जाता था कि बच्चों को एक फल के प्रति लगाव हो, वो खाएं और अपनी सेहत को ठीक करें, फलों को पहचानें, जानवरों को पहचानें, लेकिन अब वो नेताजी को पहचानेंगे। ये ब्रेन वॉश क्यों कर रहे हैं आप लोग नितेंद्र जी? अनम्यूट करिए। नितेंद्र यादव आप ही से सवाल है।
अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी मेरी आवाज, जी धन्यवाद। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जी। अभी मैं माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, आपने रिपोर्ट सुनाई, मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, माननीय मंत्री जी ने सफाई दी कि वो 1 किलोमीटर के दायरे के स्कूलों का आपस में मर्जर कर रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे किन्हीं स्कूलों में 1-2 बच्चे हैं, किन्हीं स्कूलों में 1-2 टीचर हैं, और टीचर भी नहीं आते हैं, बच्चे भी नहीं आते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही शुरू हो जाता है कि आखिर स्कूलों में 1-2 बच्चे क्यों हैं, 1-2 टीचर क्यों हैं, और 1-2 बच्चे क्यों नहीं आते हैं, 1-2 टीचर क्यों नहीं आते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न इस सरकार के ऊपर है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में 8 से 9 साल होने जा रहा है, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, जो झूठा भ्रम ये फैला रहे हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे के स्कूलों का मर्जर किया जाएगा। दुर्गेश जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हो, लंबा आपका एक्सपीरियंस है, जमीनी पत्रकारिता से जुड़े रहे। क्या कितने गांव हैं जिनके बीच का फासला 1 किलोमीटर से कम है, और क्या 1 किलोमीटर से कम में कोई विद्यालय है? उत्तर प्रदेश में ब्रजेंद्र प्रताप भाई बैठे हैं, आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, उनको भी नमस्कार। लंबा जीवन इनका पत्रकारिता से लेकर राजनीतिक जीवन तक रहा। मैं सिर्फ दावे के साथ, और ये केसी जैन भी अधिवक्ता भी हैं, और पुराने समाजवादी पार्टी में जो जिक्र कर रहे थे, तब ये समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, नेताजी के ही चमचागिरी किया करते थे। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल हैं, आज केसी जैन बताएंगे कि जिनके बीच का फासला 1 किलोमीटर से कम का है। मुझे दावे के साथ कह सकता हूं दुर्गेंद्र भाई और ब्रजेंद्र भाई, आप दोनों लोग जमीनी लोगों, उत्तर प्रदेश में एक गांव में एक विद्यालय होता है। क्या किसी गांव की रेयर गांव होंगे कि जिनके बीच में एक रोड का फासला होता है और वो नामकरण बदल जाता है, लेकिन वहां पर विद्यालय नहीं होता है। ज्यादातर विद्यालय क्योंकि गांवों में जो है उनके बीच का फासला 1 किलोमीटर से अधिक का है। कौन सा 1 किलोमीटर के कम का मर्जर करने जा रहे हैं? दूसरा, ये दयनीय स्थिति आई क्यों कि आज विद्यालयों में या तो बच्चों का अभाव है या टीचरों का अभाव है, या दोनों का अभाव है। ये बात कहते हुए सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आप 8 साल से यही रोना रोते। अभी नेताजी का नाम ले रहे थे, नेताजी ने ऐसा किया, नेताजी ने नकल अध्यादेश खत्म कर दिया, पर्ची लिखने को बड़ा जायज बता दिया। आप कितने साल पुरानी 91-92 की बात बता रहे हो, जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में। ठीक, आज आप 2025 में खड़े हो। 2025 से संविधान में जो राइट है, यह अधिवक्ता है, संविधान का 21 अनुच्छेद, जहां 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये राइट है। आप वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा खत्म करके आप बता रहे हो कि पीडीए के लोग जो पाठशाला खोलेंगे वहां पर ए से अखिलेश जी पढ़ाएंगे, बी से बाबा भीमराव अंबेडकर पढ़ा रहे हैं, तो उससे मानसिक विकलांगता आ जाएगी। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर को अगर लोग जान लेंगे, चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको जान जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि वाई से योगी आदित्यनाथ पढ़ाएं और फिर नायक और खलनायक बताएं कि ये नायक है जो आपके लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, और ये खलनायक है जिन्होंने आपकी शिक्षा से आपको महरूम कर दिया। ये दर्द है भारतीय जनता पार्टी को। हम ये भी क्यों नहीं बताएंगे कि वाई से योगी आदित्यनाथ, एम से नरेंद्र मोदी, मां से मोदी, और ये वो लोग हैं जो उन्होंने आपके स्कूल बंद कर दिए भ्रम फैला करके कि आपके विद्यालय में बच्चे कम थे। अरे बुलेट ट्रेन लाने की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वहां से सीखना चाहिए कि जापान में एक बच्चे के लिए 2 साल तक ट्रेन चली थी, क्योंकि वो विद्यालय जाता था और एक ही बच्चा जाता था, उसके लिए 2 साल तक ट्रेन चलाई गई थी। ये बात करेंगे शिक्षा। ये विकलांगता तो हमें आरोप लगा रहे हैं मानसिक विकलांग बनाने की, ये पूरी तरीके से अशिक्षित करके विकलांग बनाने का प्लान कर रहे हैं, जो आज काल में पहले मनवादी व्यवस्था में होता था कि एक वर्ग विशेष को पढ़ने का अधिकार था, बाकी लोग गाय भैंस चरावें, झाड़ू लगावें, सफाई करें, लोहार का काम करें, बढ़ईगिरी का काम करें। ये फिर से उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं, शिक्षा को पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहते हैं। और ये बहाना है। क्या हरियाणा वो कार्यक्रम नहीं चला था कि जहां पर इन्होंने एक अभियान चलाया था कि विद्यालय में जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा उसको 500 नहीं पड़ेगी, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा वहां पर 1000 रुपए अभिभावक को दिए जाएंगे। और हुआ क्या नतीजा कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में गए तो विद्यालय से बच्चे कम हो गए,
बाद में विद्यालय बंद कर दिए गए, फिर वो 1,000 रुपए की जो ग्रांट मिल रही थी वो भी बंद कर दी गई, विद्यालय बेचे जाने लगे। पूरी तरीके शिक्षा का निजीकरण करना, ये विद्यालय बंद करना, ये गंभीर आरोप है नितिन सिंह यादव, ये गंभीर आरोप है। फिर से वो नितिन सिंह यादव, ये बेहद गंभीर आरोप है कि सरकार शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है। और इसी सरकार ने जो अभी किसी जन ने कहा कि टीचर नहीं आते, तो इकोनॉमिका शुक्ला नाम की टीचर थी, वो 8-10 विद्यालयों में नौकरी करती थी, लाखों रुपए सैलरी उठाती थी। 25 विद्यालयों में हमारे सहयोगी बता रहे हैं कासगंज की थी, वो नौकरी करती थी। तो इसी सरकार ने खोजा, और शिक्षा का जो भ्रष्टाचार है इसी सरकार ने भी इस पर काम किया है। तो हम एकदम नहीं खारिज कर सकते, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर बच्चों के स्कूलों को लेकर इस तरह का माहौल बना, और गांव के स्कूलों में कौन पढ़ता, कोई कलेक्टर और नेता का बच्चा तो पढ़ता नहीं, वहाँ आम आदमी गरीब गुरबा का बच्चा ही पढ़ता है। अगर उसको भी शिक्षा से हम दूर कर देंगे तो फिर हम क्या पैदा कर पाएंगे। और बाबा साहब का वो कथन कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा बेईमानी हो जाएगा। हमारे साथ जानी मानी शिक्षाविद एक्टिविस्ट सीमा त्यागी भी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है सीमा जी। नवीन श्रीवास्तव बबलू, अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने इस बात को कहा कि भाई अब मौका आप लोगों ने दिया, शिक्षा का निजीकरण करना चाहते हैं, और कौन सा स्कूल है, आप भी जाते होंगे कभी, गांव घर आपका भी होगा कोई नाते रिश्तेदारी, तो ऐसा कौन सा स्कूल है जो 1 किलोमीटर के अंदर है? सवाल उठा रहे हैं, आप भी सत्ता के साथ में हैं, मंत्री भी हैं आपके केंद्र और उत्तर प्रदेश में। नवीन श्रीवास्तव जी, दुर्गेन जी नमस्कार। नमस्कार। और सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी, जो सब लोग यहाँ पे हमारे डिबेट में हैं। जैसा कि आप जो मुद्दा आपने बताया है कि पीडीए की पाठशाला पर हमें चर्चा करनी है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मेरा जो विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा और एनडीए को हमेशा इस निशाने पर लेकर रखा कि ये हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बांट रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये उससे बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने पीडीए की पाठशाला जो नाम दिया है, यही नाम गलत दिया है। आप पीडीए, क्या पीडीए के ही बच्चे जो हैं वो सिर्फ अशिक्षित हो सकते हैं? क्या गांव में क्या पीडीए ही है सिर्फ, और जाति धर्म के बच्चे नहीं है? मतलब इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि आप गांव गांव घर घर जाकर ये जो जहर फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बाद हिंदुओं में ही जातिवादी व्यवस्था फैला रहे हैं। आप लड़ाई लड़ना है तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़िए आके। आप सामाजिक न्याय में जो मुद्दे, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, आपकी सरकार कांग्रेस के साथ रही, आप उत्तर प्रदेश सरकार में रहे, तब आपने क्या पीडीए के लिए काम किया? आज उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र में सरकार, हमारी नेता और जो भी लोग पिछड़े दलित हैं जो अपनी मांगों को वहां रखते हैं, सड़क से लेकर सदन तक जाकर, उनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ऐसी व्यवस्था लागू कर रही है जिसमें कि इन तमाम बच्चे जो शोषित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको किसी न किसी प्रकार का उनको न्याय मिल सके, वो आगे आ सके, पढ़ाई लिखाई में आ सके। और जो ये व्यवस्था बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं गलत किया। जहां अभी आपने बताया कि एक कासगंज में 25 शिक्षकों ने अपनी तनख्वाह उठा रहे थे, तो वहां पे 25 थे, और कहीं बच्चे ज्यादा हैं, वहां शिक्षक कम है। इनको अगर उन्होंने अमेंडमेंट करके एक तरीके से व्यवस्था दे रहे हैं, तो उसमें पीडीए की पाठशाला लाने की क्या जरूरत थी? आप अभी आपने हमको दिखाया कि अखिलेश जी बोल रहे हैं बच्चों को लाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चों को ही आगे करके राजनीति कर रहे हैं। तो मुकदमेबाजी इसलिए नहीं है, मुकदमा ये अपनी वजह से मुकदमे हो रहे हैं। और ये जो पीडीए की पाठशाला करके ये बहुत बीज बो रहे हैं, नफरत का बीज लोगों के बीच में जाकर। आप जो दलित पिछड़ा शोषित समाज है, उसके लिए सभी लोग चिंतित हैं कि इनको, जो लोग पिछड़े हैं उनको आगे आना चाहिए, और जो अधिकारों से वंचित है उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो उसकी लड़ाई अलग से होनी चाहिए। उसकी लड़ाई आप जीवन भर आरोप लगाते आए, और उससे भी घिनौना काम आप कर रहे हो खुद के। कैसे मान ले कि आपकी पीडीए की पाठशाला बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा चला रहे हैं? अभी एक बात कह देंगे, जो कि हमारे नितिन भाई है, उन्होंने इस सब्जेक्ट से अलग हट के बात करी है। अगर सब्जेक्ट से अलग हट के बात करें तो हम भी बता दें। नवीन श्रीवास्तव, आपकी बातें सारी मैंने मान ली कि बहुत आपकी सरकार काम करी, अच्छी बात है, सरकार का काम ही काम करना, लेकिन शिक्षकों की कमी है ना, यही तो दिक्कत है। इसीलिए तो स्कूलों का मर्जर हो रहा है। जहाँ 40-42 बच्चे हैं उनका भी मर्जर हो रहा है, वहाँ भी शिक्षक कहीं एक है, कहीं मुश्किल से हो रहा है। उसके अलावा जो आपने भर्ती की व्यवस्था की, उसमें बीटीसी वालों को कहा कि बीटीसी वाले रहेंगे, बीएड वाले नहीं रहेंगे, एक दिक्कत हो गई। और जो विपक्ष ये कर रहा है कि सारा टंटा ये है कि अब लोग शिक्षक भी नौकरी ना मांगे
और बच्चे भी स्कूल ना मांगे, इसलिए आपने ये गेम ही बदल दिया आप लोगों ने कुल मिलाकर। नवीन श्रीवास्तव। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए हमारी नेता जब अपनी सरकार से बात करती हैं तो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार ने वो विद्रोह कर रही है। हमारी नेता जब सामाजिक न्याय के लिए सदन में बात करती हैं तो लोग उनके फिर उंगली उठाने लगते हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आप सरकार में रहकर अगर आप अपनी बात को रख रहे हैं या 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए हम बात कर रहे हैं तो इसीलिए तो कर रहे हैं जो चीज आप कह रहे हैं कि हमको इसकी कमी न हो, न बच्चे, जिस तरह के जब शिक्षक बढ़ जाएंगे तो कम बच्चे भी आने लगेंगे, इसीलिए तो लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक है। लेकिन इस तरीके का जो पीटीए की पाठशाला नहीं है, गलत चीज है और ये बच्चों को लाके आगे राजनीति करी जा रही है और बहुत ही गलत तरीके का। नितेंद्र यादव जवाब दीजिए भाई, राजनीति क्यों कर रहे हैं आप लोग? और भी बहुत सारे विषय हैं, बच्चों पर राजनीति ठीक नहीं। नितेंद्र यादव जल्दी से। अब नवीन हमारे पुराने साथी है भी, हमें क्या करें कि आज हमें ज्यादातर समाजवादी पुराने मिल रहे हैं, चाहे केसी जैन हो चाहे नवीन श्रीवास्तव हो। इनकी मजबूरी है, क्योंकि देखो नवीन दिल से तो जानते हैं कि वे क्या हो रहा है। सच्चाई यही है कि बच्चे परेशान है, सरकार परेशान है और ये इनकी अपना वो विश्वास है अपने आशीष जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हीं से पूछ लें। उन्हीं की हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है एसटीएफ से, तो वो अलग विषय हो जाएगा। आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज दिल में हाथ रख करके पार्टी के गठबंधन धर्म से थोड़ा अलग हट करके जनहित के बारे में सोचो, क्योंकि आप भी समाजवादी रहे हो, आपका परिवार भी समाजवादी रहा है, आपकी माता जी भी समाजवादी विचारधारा की रही हैं। सिर्फ इतना ध्यान रख के बात करो कि जो हो रहा, क्या विद्यालय बंद होने चाहिए, ये मर्जर की स्थिति आई है तो क्यों आई है, इसके जिम्मेदार कौन है? ये सरकार क्या 8 सालों से योगी जी को इसीलिए उत्तर प्रदेश में लोग लाए थे कि आप विद्यालय बंद कर दो। ये जो मंत्री कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर के विद्यालयों का मर्जर होगा, ये सरासर झूठ है, ये बेईमानी है, ये देश और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह करना है। बच्चों से नितेंद्र भाई आप लोग नारे लगवा रहे हैं, अपने लोगों को समझाइए। नितेंद्र यादव अपने लोगों को समझाइए कि पाठशाला खोलें, पढ़ाई लिखाएं, लेकिन बच्चों को राजनीति में इस्तेमाल मत करें। केसी जैन जरा जल्दी से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सीमा जी को लूंगा चर्चा में। बोलिए। ये कहते हैं नकल कराना पुरानी बात है हमारी, तो इनकी जो पुरानी आदतें वही दोहरा रहे हैं ना। समस्या तो यही आ रही है, जो पुरानी आदतें थी उसको ये बदल नहीं रहे। पहले नकल कराते थे और आज क्या कर रहे हैं? अरे टीचर है नहीं, वही टीचर है नहीं, विद्यालय है नहीं, बड़ी दिक्कत है भाई, कैसे काम चलेगा? और विद्यालय मर्जर हो रहा है, सरकार ने स्पष्ट किया विद्यालयों का मर्जर हो रहा है जी। तो वैसे ही जैसे वो गद्दी सौंप गए, मुख्यमंत्री पद सौंप गए और कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती है, उसी राह पे आप लोगों जैन साहब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जैन साहब मेरी प्रार्थना सुन लो। एक तो देश में नेहरू को छोड़ दो और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को अब छोड़ दो भाई, वर्तमान में बात करो यार, हो गया भाई। इस देश में अब नेहरू पे कृपा करो, मुलायम सिंह पर भी कृपा कर दो अब, कि उन्होंने क्या कहा था। अब नेहरू भी ऊपर चले गए और मुलायम सिंह भी ऊपर चले गए और भविष्य आपका और हमारे बच्चों का है, तो अब बात इस पर कर लो। सीमा त्यागी, अब ये मुलायम सिंह की एक बात को लेकर घूम रहे हैं, अभी अचानक कहीं चर्चा होगी तो कहते हैं कि नेहरू जी ने इतने विद्यालय बंद कर दिए थे। ये मूल समस्या, समाजवादी पार्टी को राजनीति करने का मौका मिला कैसे? आप तो शिक्षाविद हैं, चीजों को देखती हैं जमीन पर। टीचर है तो अपने बच्चों को वहां भेजेंगे। आ गया जैन साहब, आ गया। क्यों भेजेंगे? सीमा जी, 4 बच्चे हैं। सीमा जी बोलिए। इसलिए वहां पे कम बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है। सभी को नमस्ते और सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सुनने की क्षमता रखें। दुर्गेंद्र जी, स्वागत है आपका जी। हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं, आप जानते हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी, और शिक्षा की लड़ाई बच्चों के लिए लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अभी सरकार है इसने कुछ नहीं किया, शिक्षा के लिए किया है, लेकिन मान लेना चाहिए जहां गलती हो जाए। अगर ये विलय का डिसीजन गलत नहीं था तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये वाकई में गलत था और ऐसा इसलिए हुआ दुर्गेंद्र भाई शायद कि शायद नेता लोग सड़क पर फील्ड में जाकर देखते ही नहीं है कि है क्या, क्योंकि एक मोटी सी बात हर व्यक्ति की समझ में आती है, स्कूलों को बंद करने से देश आगे बढ़ेगा क्या? स्कूलों को बंद करने से हम विश्व गुरु बनेंगे क्या? स्कूलों को बंद करने से हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे क्या? मैंने पहले भी ये बात कही थी, क्या प्रदेश की जनसंख्या कम हो गई? नहीं हुई।
क्या प्रदेश में सब अडानी अंबानी के फैमिली के हो गए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? ऐसा भी नहीं हुआ। क्या प्रदेश के सारे गांव खाली हो गए कि सब शहर चले गए? ऐसा भी नहीं हुआ। तो जो मेन जड़ थी दुर्गेंद्र जी, कि जिस पर काम करना था विभाग को और मंत्री जी को, कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने का कारण क्या है। अभी मैं सुन रही थी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था ये सुन के कि बच्चे 1-2 आते हैं, टीचर 1-2 आते हैं। अरे भाई सस्पेंड करो, नौकरी से बाहर निकालो जो नहीं आता टीचर। क्यों ढो रहे हैं उसको अगर वो स्कूल नहीं आता? ऐसा कैसे हो सकता है कि टीचर जिसकी सरकारी नौकरी है और वो स्कूल ना आए, और सरकार देख रही है, सरकार की नाक के नीचे टीचर ऐसा कर रहा है, तो गलती किसकी है? उसमें किसी विपक्षी पार्टी की गलती नहीं है, उसमें किसी पुराने नेता की जो भगवान के घर पहुंच गए, स्वर्ग में नरक में कहा है, उनकी गलती नहीं है। उसमें गलती उसकी है दुर्गेंद्र जी, अगर आपके स्टूडियो में जिसको ड्यूटी दी है और वो नहीं आ रहा है, तो एज ए संपादक क्या ड्यूटी है आपकी कि या तो उसे वार्निंग दो या उसे निकाल के बाहर करो। आप ये कह दो कि टीचर नहीं आ रहे, इसके लिए हम स्कूल विलय कर रहे हैं, तो विलय करने से तो वो टीचर और भी नहीं जाएगा, फिर कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी? और भी आराम से चंपी करवाएगा टीचर स्कूल में बच्चों से। मतलब ये टीचर्स के असल में दुर्गेंद्र जी होता क्या है, गलतियां ऊपर के लेवल से होती हैं और बेचारा टीचर जाता है। वो टीचर जिसको आप कह रहे हैं स्कूल नहीं आता, चुनाव ड्यूटी कैसे करता है आपकी? हर दूसरे तीसरे साल चुनाव कैसे बढ़िया तरीके से वो टीचर कराता है, कैसे सारी जनगणना करता है, कैसे कोविड के टाइम में राशन बांटा उस टीचर ने, सारे काम वही टीचर करता है ना। बीएलओ की ड्यूटी भी वही टीचर करता है ना, स्कूल में सिलेंडर भी वही टीचर लाता है ना, तो फिर वो टीचर पढ़ाई के लिए क्यों नहीं आता? तो ये भी तो जिम्मेदारी सरकार की है दुर्गेंद्र जी। दिक्कत ये है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की बजाय एक दूसरे पे कीचड़ उछालना गलत है। सीमा जी, सीमा जी एक मेरा सवाल ले लीजिए। सीमा जी एक मेरा सवाल ले लीजिए। सरकार ने कहा कि हम स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं, हम पेयरिंग कर रहे हैं, जोड़े मिला रहे हैं, और जो बिल्डिंग खाली होंगी, भवन खाली होंगे, उनमें बाल बाड़ी बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके क्या मायने हैं? ये पेयरिंग क्या है और बाल बाड़ी बनाएंगे, ये बात जरा स्पष्ट करिए, अगर आपके पास इसकी पुख्ता जानकारी है तो। बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, जब बंद करने को कहेंगे तो ज्यादा हो हल्ला मचेगा, तो उसे शुगर कोटेड वर्ड कह दो कि मर्ज करेंगे। आप सोचिए कि 2 स्कूलों को मर्ज करके एक करेंगे तो एक स्कूल बंद हो गया ना। 2 यूनिट को मिला के एक कर रहे हैं तो दूसरी बंद हो गई ना। और आप बालवाड़ी खोलेंगे तो आंगनवाड़ी तो आप पहले से खोले हुए हैं स्कूलों में, क्या पहले से आंगनवाड़ी नहीं चल रही जो आपको बाल वाटिका खोलनी है? जो आंगनवाड़ी पहले से थी वही तो बाल वाटिका में कन्वर्ट होनी है। कहाँ जाएंगी वो बिल्डिंगें फिर? दुर्गेंद्र जी, अभी गाजियाबाद में 2-3 स्कूलों की विजिट की गई। एक स्कूल है जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है और उसकी टीन की शेड और उसमें से पानी टपक रहा है, बच्चे नीचे बैठे हैं, और तीसरी क्लास के बच्चे भी वहीं बैठे हैं, चौथी क्लास के बच्चे भी वहीं बैठे हैं, और वहां 85 बच्चे हैं। एक दूसरे स्कूल की विजिट की गई, उसमें 3 कमरों का एक फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर पे। आप सोचिए, फर्स्ट फ्लोर पे 3 कमरों का एक फ्लैट है जिसमें प्राइमरी स्कूल चल रहा है। तो जो ध्यान देने की चीजें थी दुर्गेंद्र जी, वो ये चीजें थी कि जो हमारे स्कूल जर्जर अवस्था में है, उन स्कूलों की बिल्डिंग ठीक की जाए, और बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, इसका कारण क्या है ये खोजा जाए। ठीक बात है, ये बड़ा अहम सवाल है, ढूंढना जरूरी था, बड़ा अहम सवाल है। सीमा जी, प्रोफेसर ओम सुधा हमारे साथ जुड़े हैं, SC/SC OBC मोर्चा के संयोजक हैं। प्रोफेसर ओम सुधा, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। ये PDA पाठशाला, ये राजनीतिक एजेंडा अखिलेश यादव का है, सियासी एजेंडा है, या वास्तव में इसकी ज़रूरत है? और इस प्रयोगशाला, राजनीति की प्रयोगशाला भी इसे कहा जा रहा है, और इसमें A फॉर अखिलेश यादव, B फॉर अम्बेडकर जी, C फॉर चरण सिंह, ये कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं ब्रेन वॉश कर रहे हैं। A फॉर एपिल ना पढ़ा के A फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं वो। जी दुर्गेंद्र जी, मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है, दर्शक सुन रहे हैं आपको, बोलिए। इसमें पहला मुझे ये कहना है कि अगर मर्जर इतना ही अच्छा है तो सरकार इस मामले में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर क्यों आ गई? सरकार को कायम रहना था अगर इतना सुंदर ही ये फैसला है छात्र हित में। दूसरा है कि अगर स्कूल खोलकर विरोध जताया जा रहा है, मुझे लगता है कि यह भारतीय राजनीति का सबसे खूबसूरत विरोध है। सड़क पर तोड़ फोड़, प्रोटेस्ट, उससे तो बेहतर है कि स्कूल खोल के जो है विरोध जताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। इससे खूबसूरत जो है प्रतिरोध क्या होगा?
तीसरा जो मुद्दा है यह जो है इनको दिक्कत इस बात से है कि B4 भीमराव अंबेडकर क्यों पढ़ाया जा रहा है। कल मैं किसी दूसरे चैनल पे डिबेट में बैठा हुआ था, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि वहां जो है जिहादी तैयार किए जा रहे हैं। तो जिस स्कूल में B4 भीमराव अंबेडकर पढ़ाया जा रहा हो और भारतीय जनता पार्टी कहती हो कि जिहादी तैयार किए जा रहे हैं, तो इनका जो दलित प्रेम है और अंबेडकर प्रेम है उसका भी खुलासा होता है। और आखिरी मुद्दा इसमें मुझे ये कहना है दुर्गेंद्र जी कि फिर शिक्षा से दूर करने के पीछे की सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि इसी शिक्षा की वजह से सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ते हैं? दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासी के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब मजलूम के बच्चे पढ़ते हैं। जो पैसे वाले हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, उनके बच्चे जाते नहीं। अब सरकारी स्कूलों में चूंकि पढ़ जा रहे हैं दलित पिछड़े, और इनके दिमाग में दलितों पिछड़ों को लेकर भ्रम बना हुआ है कि ये जो है पिघला हुआ शीशा डालते रहे अब तक इनके पुरखे, तो इनके दिमाग में एक सरकारी स्कूल बंद करो। चूंकि पढ़ लिख जाएगा लोग ना, तो फिर सवाल पूछेगा ना, अपने हक अधिकार की बात करेगा। हम क्यों दलित पिछड़ों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि मैंने PhD तक की पढ़ाई की है और मैंने अपने समाज का जो है हकीकत को महसूस किया है। दूसरे लोग किताबों में पढ़ते हैं और मैंने उसे खुद महसूस किया है। और उन्हीं मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ, मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ, फिर सरकारी कॉलेज में पढ़ा हूँ, तमाम सरकारी विद्यालय में ही मेरी पढ़ाई हुई है। और हमारी स्थिति ऐसी नहीं रही, अगर सरकारी स्कूल नहीं होते तो हम पढ़ नहीं पाते और आज टीवी चैनल पर बैठकर इतनी बड़ी जो सत्ता में केंद्र सरकार बैठे हुए उनसे सवाल नहीं कर पाते। तो इनको डर लगता है कि अगर बच्चे पढ़ लिख गए तब सवाल करेंगे। दलित पिछड़े जो इनके सामने नंग धरंग रहते थे, पढ़ लिख गए तो नौकरी पा जा रहे हैं, पढ़ लिख गए तो वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। इस बात से इनको दिक्कत है। आप समझिए, सत्ता में बैठे लोग, इनके दिमाग में मनुस्मृति चलती है, उससे संचालित होते हैं। और एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूं दुर्गेंद्र जी, कि हम चाहते हैं कि इस देश में अभी हमारी बहन जो बात कह रही थी कि स्कूलों से बच्चे दूर, हमारी बहन सीमा त्यागी जो कह रही थी कि स्कूलों से बच्चे दूर क्यों हो रहे, बच्चों को स्कूल लाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। ये तो सरकार की नाकामी है। और उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, ये नीचे से 7वें नंबर पर है, टॉप पे, नीचे से 7वें नंबर पे है, टॉप पे। आप स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं। आपको नए स्कूल खोलने चाहिए। और हम जो लोग बात करते हैं कि एक देश एक चुनाव, हम इस सरकार से मांग करते हैं दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों की तरफ से एक देश एक शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लाते? हाँ, ये बड़ा सवाल है। ये मैं पूछूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस अभी मोदी जी तो हैं पूर्ण बहुमत में, लेके आए एक देश एक शिक्षा। हम देखते हैं कौन सा जो है विपक्ष, पूरे देश की जनता की नजर रहेगी कि विपक्ष का कौन सा नेता इसके खिलाफ खड़ा होता है। जिस स्कूल में सांसद का बच्चा पढ़ेगा, उसी स्कूल में चपरासी का भी बच्चा पढ़ेगा, उसी स्कूल में रिक्शा चलाने वाले का भी बच्चा पढ़ेगा। इस देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। इसके लिए कोई पहल क्यों नहीं हो? ठीक है प्रोफेसर ओम सुधा, अब मेरा एक सवाल है, बारी बारी से मैं सभी से पूछूंगा। पैनल में जितने लोग हैं, डॉक्टर ओम सुधा, मैं ये जानना चाहता हूं सबसे पहले आपसे ही कि आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग, बाल बच्चे क्या अभी भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो पढ़ गया नवोदय विद्यालय में। आपने स्कूल को वैसा रहने ही नहीं दिया कि उस स्कूल में जो है हम अपने बच्चों को भेज सकें। अब नवोदय विद्यालय की स्थिति इतनी खराब कर दी, हमने वहां मुफ्त, उस समय पैसे नहीं लगते थे। अब उसका, चूंकि उसका नाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है, तो उसको एक तो PM श्री की क्या कर दिया है पता नहीं, और स्कूल में फीस लगने लगा। जिस हम भैंस चराने वाले, दूसरे के घर में मजदूरी करने वाले, दूसरे का गाय बकरी चराने वाले परिवार से आने वाला ओम सुधा जैसा बच्चा नवोदय विद्यालय की वजह से आज जो है टीवी चैनल के डिबेट का हिस्सा है। आपने उस स्कूल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्योंकि मैं प्रतीक रूप में कोई बात कर रहा हूं दुर्गेंद्र जी, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि कोई ओम सुधा सरकारी स्कूल में पढ़कर खड़ा ना हो जाए, सत्ता से आंख में आंख मिलाकर मनुवादी व्यवस्था से सवाल ना पूछ सके, इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ठीक है सीमा जी, बहुत जल्दी में, चूंकि मेरे पास 1 मिनट है और मुझे सभी के पास जाना। सीमा जी बहुत जल्दी में बोलिए।
क्या आप साहस कर पाती हैं कि आपके घर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े? बोलिए। दुर्गेंद्र जी, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है गाजियाबाद के, और मैं खुद भी बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और पूरी एजुकेशन सरकारी स्कूल की ही पढ़ी है। टोटल एजुकेशन जितनी है सारी सरकारी स्कूल की है और अपने बच्चे को भी पढ़ा रही हूँ। और ये बात ओम जी ने बिल्कुल सही कही कि अब नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ऐसे नहीं रहे जैसे पहले थे, क्योंकि वहां भी अब फीस जाने लगी है। और अगर केंद्रीय विद्यालय जैसे विद्यालय सारे देश में खोल दिए जाएं तो ये प्राइवेट स्कूलों की दुकानें बंद हो जाएंगी। प्राथमिक विद्यालय में क्यों नहीं सोचा आपने कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जाए, जिनकी हम बात कर रहे हैं? दुर्गेंद्र जी, थोड़ा सा टाइम देना तो मैं बताती हूँ कि जब हम एक देश एक शिक्षा एक बोर्ड एक एग्जाम की बात करते हैं तो इस बात को सरकारें क्यों नहीं सुनती। प्राथमिक विद्यालय में इसलिए पेरेंट्स अपना बच्चा नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको सीबीएसई बोर्ड के बच्चों से कम्पीट करना पड़ता है। जब वो नीट देता है तो यूपी बोर्ड का बच्चा नहीं क्लियर कर पाता। जब वो जेई मेंस देता है तो वहां सीबीएसई बोर्ड की बात होती है। जब वो आगे जाके कोचिंग करता है तो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस होता है। और हमारी स्टेट में कितने सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड सरकारी स्कूल है दुर्गेंद्र जी, गिनती के भी नहीं है, सिर्फ केंद्रीय विद्यालय है। और वो कितने हैं, एडमिशन कितने मुश्किल होते हैं। तो ये बात मेरे मन की ओम जी ने कह दी कि हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 12 साल से कि जब एक देश एक चुनाव हो सकता है, एक देश एक टैक्स हो सकता है, आप एक देश एक सिविल कोड भी कर सकते हैं, तो आप एक देश एक शिक्षा एक बोर्ड करते हैं। थैंक यू जैन साहब, जल्दी से क्यों नहीं हो सकता है एक देश एक बोर्ड एक शिक्षा, क्यों नहीं हो सकता? जल्दी से। देखिए दुर्गेंद्र जी, पहली बात तो ये है, बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि भाई स्कूलों में बच्चे कम क्यों है, टीचर कम क्यों या टीचर ज्यादा है। दरअसल जब क्या है कि पास के स्कूल में 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में अगर दूसरा विद्यालय है, ओवर हो गया जैन साहब, मैं सीधा मेरे सवाल का जवाब दे दो। नहीं, देखिए चीजों को खारिज करने से नहीं होगा, एक तरफा डिबेट करने से नहीं, के दायरे में केवल अपनी बात रख देने से नहीं होगा। अगर एक स्कूल में देखिए बहन जी केवल अपनी बात को हावी करने से नहीं होगा। अगर सरकार ने व्यवस्था रखी है, सरकार ने वादा आपसे किया है, अरे क्या बोल रहे हैं भाई, चोर पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं, एफआर अखिलेश पढ़ा रहे हैं, ये चोर पार्टी के लोग एफआर अखिलेश पढ़ा रहे हैं, बी पार्टी पर पढ़ा रहे हैं, गलत बात। और हमारे जो दलित चिंतक बैठे हैं वो भी इनकी हाँ में मिला रहे हैं। गलत बात है, शब्दों का इस्तेमाल संभल के करिए, बहुत गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, केसी जैन साहब, नितेंद्र यादव, डॉक्टर ओम सुधा, नवीन श्रीवास्तव, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, हयात उमर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। सवाल यही है कि जब ये सवाल आता है कि हमने अपने बच्चे को, हमने तो पढ़ा, हमारे इससे बहुत सारे लोगों ने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा, हमारी जो पीढ़ी, हमारी उम्र की 50, 60, 70 तक के लोग जो अभी जीवित हैं, या 40 साल के लोग भी जो गाँव परिवेश के हैं, उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा। हम लोगों ने 5 पैसे 10 पैसे फीस दी और पढ़ाई की और आज ठीक ठाक मुकाम पर हैं ईश्वर की कृपा से और उसी शिक्षा के बदौलत। लेकिन बाद की पीढ़ी साहस क्यों नहीं कर पाई, या हम अपने बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाया हमने, ये सवाल है। और ये सवाल इस देश की सरकार को सोचना चाहिए कि हम शुरू से ही ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिक्षा, एक देश एक शिक्षा एक सी शिक्षा अगर हम करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों में सांसद, विधायक, नेता और अफसर का बच्चा पढ़ेगा तो मुझे लगता है कि ये टंटा ही खत्म हो जाएगा। न पीडीए विद्यालय खोलने की ज़रूरत पड़ेगी और न किसी मर्जर की ज़रूरत पड़ेगी। नमस्कार।